Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन को स्टडी करने वाले हैं। आइए सीखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहता है इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। न्यू कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन के लिए जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कैपिटल एसेट्स क्या क्या होते हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, ये सारी हमारी कैपिटल एसेट है। जब हम इनकी क्रिएशन में एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट के भी बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो किस पर डिपेंड होते हैं? प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर हम कहीं पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमें वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो उस केस में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे ही इसका वाइस वर्सा, अगर कहीं ऐसी जगह देख रहे हैं कि जहाँ पर पैसा लगा के हमें प्रॉफिट कम होगा, तो वहाँ पर हम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है इनकम लेवल से। हमारी इनकम जितनी बढ़ेगी हम उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब ये इनकम इलास्टिक होती हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इस डायग्राम से। यहाँ पर एक्स एक्सिस इनकम को शो कर रहा है एंड वाई एक्सिस इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है। आप देख रहे हैं कि वाई इनकम पर हम एम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने देखा अगर हमें इनकम और चाहिए तो हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो कर्व बन रहा है ये अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है इन्वेस्टमेंट का। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कि प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से होती है और ये इनकम लेवल के हिसाब से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होती है। अब देखते हैं व्हाट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड नॉट इंड्यूस्ड सोलली बाय द प्रॉफिट मोटिव। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दरअसल वो इन्वेस्टमेंट होती है जो किसी भी लेवल ऑफ इनकम पर इफेक्ट नहीं होती, चाहे इनकम की लेवल कितनी भी बड़ी हो या कम हो, वो सेम ही रहती है और यहाँ पर हमारा कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जनरली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करती है जिनका प्रॉफिट मोटिव होता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमारी गवर्नमेंट करती है, ओके, क्योंकि उनका जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट उनका मोटिव नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर वैसे ही है, एक्स एक्सिस इनकम और वाई एक्सिस इन्वेस्टमेंट को शो कर रही है। तो हम हमारी यहाँ जो इन्वेस्टमेंट लाइन है वो बिल्कुल पैरेलल है किसके? वाई एक्सिस के। ओके, तो आप देखें कि यहाँ पर जो हम इनकम कमा रहे हैं वाई पर, तो इतनी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। वैसे ही हम आगे और अगर इनकम अगर अपना बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट तब भी उतनी ही है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। इनकम बड़ी भी है, चाहे इनकम घट भी जाएगी, इन्वेस्टमेंट हम उतनी ही करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो ऐसी टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आइए अब देखते हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन द न्यू प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स। हमारा जो डिसीजन है कहीं किसी भी प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने का, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। हम कितना किस पर क्या इन्वेस्ट करेंगे। तो पहला फैक्टर है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा फैक्टर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। Marginal efficiency of investment कहता है कि it refers to the expected rate of return from an additional investment. It is determined by the two factor. देखिए marginal efficiency of investment क्या कह रहा है, इसको मैं शॉर्ट में MEI कह सकता हूँ। ये कह रहा है कि भैया जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे आप कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कमा लेंगे। सपोज करते हैं कि मैंने कोई एसेट खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपीज़। इस पर मैं फ्यूचर में 10% कमा लूंगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है इस पर? 10%। तो मतलब इस 10,000 की मशीनरी पर मैं अगर 10% कमा लूंगा तो मतलब मैं कितना कमा लूंगा? इस 10,000 का 10% करूंगा तो ये आएगा 1,000। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अभी जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 10,000 की, उससे मैं कितना अर्न कर सकता हूँ? 1,000। तो ये जो 10% था, ये मेरा था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसी को हम दो तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज सप्लाई प्राइस एंड सेकंड इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस क्या होता है? सप्लाई प्राइस होता है, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड। किसी भी एसेट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट, मतलब खरीदने का कॉस्ट जो होता है हमारा,
उसे सप्लाई प्राइस कहते हैं। जैसे इसी केस में हम देख लें कि हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है और मैंने एसेट खरीदा, तो मैंने कितने का वो एसेट परचेज करा, नया एसेट 10,000 का, तो यहाँ पर 10,000 मेरा क्या हो जाएगा, एज अ सप्लाई प्राइस हो जाएगा। ओके, अच्छा, वट इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड? इट रेफर्स टू द नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स ओवर इट्स लाइफ टाइम। प्रोस्पेक्टिव यील्ड होता है नेट रिटर्न, आप जो एसेट परचेज कर रहे हो इस पर उसकी लाइफ टाइम में आप कितना इससे कमा लोगे। सपोज करते हैं कि जो हमारा ये एसेट है ये एक साल में क्या कहते हैं 12,000 का हमें रिटर्न, 1200 का सॉरी रिटर्न हमें देता है, और इसकी रनिंग कॉस्ट हमारी 200 पड़ जाती है। ये जो एसेट है जब ये चलता है ये मशीनरी, तो 1200 का हमें प्रॉफिट देता है, लेकिन इसे चलाने में जो खर्चा आता है वो 200 का होता है। तो हमारे को जो नेट प्रॉफिट एक तरीके से नेट रिटर्न मिला वो कितना मिला, 1000 का। ओके, तो ये हमारा जो है 1000, इसी को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड। ओके, प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब क्या है, रेफर्स टू द नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट ओवर इट लाइफ टाइम। अपने लाइफ टाइम में ये कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें देता रहेगा, उसी को हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड का नाम देते हैं। इसको PY से भी मैं डिनोट कर सकता हूँ। ओके, तो आइए अब देखते हैं कि इससे हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन में सप्लाई प्राइस इनटू 100। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर साल कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हम ले सकते हैं इससे फ़ायदा, तो 1000 का। ओके, और कितना इसका सप्लाई प्राइस रहा, इसका सप्लाई प्राइस 10,000 रहा था, और इसको इनटू 100 करेंगे, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10%। तो मतलब जो हम आज ये इन्वेस्टमेंट करेंगे एक्स्ट्रा, इससे हम 10% का फ़ायदा ले पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट काम करता है। ओके, इसके बाद जो हमारा दूसरा फैक्टर है जो डिपेंड करता है कि हमें कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी फ्रॉम फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसे का जुगाड़ हम कर रहे हैं, उस जुगाड़ करते हुए पैसे में हमें कितना खर्चा उठाना पड़ रहा है, उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। सपोज करते हैं ये आपको मशीनरी खरीदनी थी 10,000 की, इस 10,000 की मशीनरी के लिए आपने कहीं से लोन लिया, और लोन पर जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है सपोज 8% का। ओके, तो 10,000 का 8% कितना होता है, 10,000 का 8% होता है 800 रुपीज़। तो ये 800 रुपीज़ आपका क्या होगा, कॉस्ट होगा। इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी, मनी को लेने में जो खर्चा आ रहा है। देखिए 10,000 आपका खर्चा नहीं है, तो आपने उधार लिया है, लेकिन इस पर जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, जो आपने लिया और दिया वो आपका खर्चा नहीं होता, जो आप एक्स्ट्रा देते हो वो आपका कॉस्ट होता है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 800 इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट है। आपने 10,000 का लोन लिया, लेकिन अब आप चुकाओगे 10,800 वापस, तो ये जो 800 एक्स्ट्रा है ये कॉस्ट है आपका। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कंपैरिजन अगर हम करें MEI और रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो MEI हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा था, हमारा MEI कितना आया था, 10% आया था, और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी हमारा MEI बड़ा रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब जब हम कमा ज़्यादा रहे हैं अपने खर्चे से, तो ये ऐसा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल कहलाया जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं आपने इन्वेस्टमेंट करके कितना कमा सकते हैं, आप यहाँ से 10% कमा सकते हैं, और खर्चा आपको 8% आ रहा है, तो मतलब कमा आप ज़्यादा परसेंटेज रहे हैं, तो ये आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहेगा। वैसे अगर इसका अपोजिट हो गया, अगर MEI लेस है ROI से, तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये आपको लॉस की तरफ ले जाएगा। ओके, तो इफ MEI इज ग्रेटर देन ROI देन इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और क्या क्या फैक्टर हैं जिस पर हमारा इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। आइए अब हम सीखते हैं एक नया टॉपिक एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट के बारे में। देखिए एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, प्लान करना, एंड एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअली। ओके, तो एक्स एंटे सेविंग का मतलब क्या होगा, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड मतलब सेवर्स प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। अपनी अलग अलग इनकम लेवल इकोनॉमी में जब हाउस होल्ड प्लान करेंगे सेव करना, तो ऐसी सेविंग को हम कहेंगे एक्स एंटे सेविंग। ओके, तो प्लान सेविंग है एक तरीके से ये हाउस होल्ड्स की। हाउस होल्ड ही होते हैं जो सेव करते हैं अपने अमाउंट, तो अपनी अलग अलग लेवल पे वो कितना कितना अमाउंट सेव करेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे एक्स एंटे सेविंग। वैसे ही एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म प्लान टू इन्वेस्ट। जो फर्म प्लान करेगा कि कितना वो इन्वेस्ट करे अलग अलग इनकम लेवल पर, इकोनॉमी में अलग अलग इनकम लेवल पर जो भी फर्म प्लान करेगा इन्वेस्ट करना, उसे बोलेंगे एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट।
वैसे ही इसका अपोजिट अगर हम देखें तो एक्सपोज सेविंग क्या होगा, एक्सपोज का मैंने बताया आपको मतलब एक्चुअल, तो इट रेफर्स टू द एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो असली में कितनी सेविंग हो रही है इकोनॉमी में एक साल में, तो वो एक्सपोज सेविंग होगा। वैसे ही एक्सपोज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, इट रेफर्स टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक्चुअली में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमी में एक साल में, इसी को हम कहेंगे एक्सपोज इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मेरी वीडियोस आई तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।